Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantru Mandaria. Once again, welcome you all to the subject called as ESG, Environment, Social Governance Principles and Practice CS Professional Group 1, Paper Number 1. तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, which is called as chapter number 16, also called as Governance Influencers. So I think अभी तक हमने बहुत बार सुना है डे टू डे लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनको आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है. इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली वो लोग हैं जो अपनी बात से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं जिसको दुनिया देखना चाहती है या जिसको दुनिया फॉलो करती है बेसिकली. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया की नहीं, बट हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स की. मतलब वो इंस्टीट्यूशंस, वो कंपनीज जिन्होंने गवर्नेंस को बदल के रख दिया, यानी उन्होंने अपने आप में एक नई परिभाषा, एक नई डेफिनेशन गवर्नेंस की, एक नया स्टैंडर्ड सेट किया और उनको फॉलो करते हुए दुनिया अब चल रही है और उनकी तरफ देख रही है कि जो भी वो करेंगे, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, वो एक तरीके से बेंचमार्क होगा और सभी लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे. तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं. टेक्निकली अगर आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई बहुत पुराना वर्ड नहीं है. आई थिंक मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आज तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत सभी ने सुना होगा. बट देन आई थिंक कि इन्फ्लुएंस जो है वो अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रीफिक्स जो होगा उसके हिसाब से ये डिराइव करेगा. मतलब अभी आप सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं तो सोशल मीडिया को फोकस करने लग जाता है. गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं तो उसके इन्फ्लुएंसर्स वो हैं जो गवर्नेंस के पैरामीटर्स को आगे बढ़ाएं और ऊंचा करें और बेहतर करें. आई थिंक इसी के बारे में पूरा चैप्टर बात करता है. इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पार्ट ए जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस की जब हम बात करेंगे तो उसमें ICSI का रोल हम देखेंगे कि कैसे ICSI ने एक स्ट्रॉन्ग मिशन, विजन एंड मोटो के साथ अपना जो पूरा आप कह सकते हैं कैरिकुलम है, चाहे वो सिलेबस का है, चाहे मेंबर्स को रेगुलेशन का है, चाहे स्टूडेंट्स को रेगुलेशन का है, चाहे उनका रिसर्च विंग जो है जिसको CCGRT भी कहते हैं, कैसे उसको और बेहतर बनाया गया है. और देयर आफ्टर बाकी और क्या है गवर्नमेंट्स के तौर पे, कंपनीज के तौर पे, इन पे भी बात करते करते आगे बढ़ेंगे. तो आपकी बुक्स वगैरह के पीछे आई एम श्योर आपने देखा होगा और बहुत जगह इसको सुना भी होगा. इसके ऊपर एक थीम सॉन्ग भी बना है, सत्यवद धर्मम चरा, जो कि आई थिंक ट्रांसलेशन के तौर पे कहता है कि आप हमेशा सच बोलिए और जो कानून है उसको फॉलो करिए, उसका हिंदी में कहें तो पालन करिए. अब विजन के बारे में बात करें, विजन और मिशन ये आपके सामने लिखे गए हैं. विजन यही है कि जो ग्लोबल लीडर हैं वो एक तरीके से ICSI को बनना है, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ICSI है, उसके मेंबर्स हैं जो कल स्टूडेंट थे आज मेंबर्स बन गए हैं और जो बनने वाले हैं, जैसे कि आप, ये कुछ ऐसे पैरामीटर सेट करें कि दुनिया इनकी तरफ देखे कि हाँ जो ये कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे करी जा रही हैं वो डेफिनेटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बेटर जगह बना सकती हैं, जहाँ पे स्कैम्स नहीं होंगे, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो हैं चाहे वो सेक्रेटेरियल है अदरवाइज उनको फॉलो किया जाएगा. मिशन के बारे में बात करें तो ये तभी अचीव हो पाएगा जब आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंबर्स बनेंगे और डेफिनेटली इस पूरे जो इंस्टीट्यूशन है, इस पूरी कह सकते हैं कि जो ICSI का बेसिक फाउंडेशन है, इसकी नींव को और स्ट्रांग बनाएंगे, अच्छे काम करेंगे, सच बोलेंगे और अलग अलग तौर तरीके पे जहाँ जहाँ जाके आप काम करेंगे उन कंपनीज का नाम रोशन करेंगे, इन्वेस्टर्स को खुश करेंगे, सही और करेक्ट डिस्क्लोजर्स देके. आई थिंक ये मिशन है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. चलिए अब बात करनी थोड़ी डिटेल में स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए जैसे कि मैंने कहा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले पार्ट ए के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे. तो ICSI कॉर्पोरेट लीडर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, क्योंकि ये इंडिया की इकलौती और अपने आप में सिर्फ एक यूनिक सिंगल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काम करता है. और ये ऐसा नहीं कि खुद की बनाई हुई प्राइवेट बॉडी, आप सभी जानते हैं ये पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून है जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है 1980, और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है. MCA जो है वो ICSI को चलाता है और ICSI इन टर्न अपने मेंबर्स को रेगुलेट, स्टूडेंट्स को रेगुलेट करता है. So the Institute of Company Secretary of India is the apex body and only recognized professional body in India
to develop and regulate the profession of company secretary. It is a premier national professional body set up under the Act of Parliament, the Company Secretary Act. ICSI function under the jurisdiction of MCA, Government of India. MCA के नाम से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे. आपका जब आप CS की ट्रेनिंग करते हैं, CS के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते तो खैर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, मिलता है. बट जब आप अभी पढ़ रहे हैं बुक्स के तौर पे, तो आई थिंक यू गेट a lot of things to hear about MCA कि MCA से आप ये चीज़ें कर सकते हैं. मतलब MCA के बगैर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की शायद एग्जिस्टेंस है ही नहीं. So ICSI has risen up as a corporate leader in corporate governance, and some of the effort ICSI toward this are highlighted below. तो अलग अलग समय पे अलग अलग इनिशिएटिव ICSI की तरफ से लिए गए हैं और उनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे. मिशन, विजन एंड मोटो के ऊपर आई थिंक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अभी इंट्रोडक्शन के तौर पे, बट फिर भी एक बार आपके सामने लिखें और इसको लाइटली ना लें. तो ये ना सोचे कि हाँ ठीक है ये तो पता है मुझे, ये एग्जाम में आ सकता है. वो आपसे पूछ सकते हैं 4 मार्क्स के लिए कि बताइए ICSI का विजन क्या है, ICSI का मिशन क्या है, उसका मोटो क्या है. तो अभी जो चीज़ बड़ी ऐसे लग रही है कि बहुत ईजी है, ये आपको 4 मार्क्स दिला सकती है. और आप जानते हैं चाहे वो CS की कोई भी स्टेज क्यों ना हो, एग्जीक्यूटिव है अभी आप प्रोफेशनल में हैं, एक एक मार्क्स, 4 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. एक एक मार्क्स मैटर करता है. तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि यही चीज़ जो है वो आपको मिशन, विजन एंड मोटो में लिखनी होगी अगर एग्जाम में आती है, जिसके चांसेस मैं समझता हूँ कि काफ़ी हैं आने के. तो ICSI मोटो के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने कह दिया, उसका मतलब भी आपको समझा दिया. और विजन के बारे में बात करें तो टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये हम चाहते हैं, ICSI का कहना है कि हम एक लीडर एक तरीके से बन जाएं, या यूं कह दीजिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएं और बेहतर बनाएं. एंड अगर बात करें हम लोग मिशन की, तो वो कहते हैं कि हमारा मिशन ये है कि हम ऐसे हाई कैलिबर प्रोफेशनल, ये कीवर्ड है, हाई कैलिबर प्रोफेशनल बनाएं, मार्केट को दें, जो कि अलग अलग कंपनीज में जाके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एक तरीके से लेवल है उसको और बढ़ाएं, उसको और ऊपर लेके जाएं. तो ये यहाँ पे कहा गया है. अब ये ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं. तो उनमें से एक स्टेप है ICSI का सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च ट्रेनिंग का सेटअप करना, जिसको CCGRT भी कहा गया है. ना अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक इसको सिर्फ मैंने पिक्चर्स पे ही देखा है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ, बट आई एम श्योर वो दिन जल्दी आएगा, ज़रूर आएगा जब मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी. तो बहुत अच्छी जगह है और आई एम श्योर यहाँ पे बहुत क्वालिटी वाला काम होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो कुछ भी आप देखिए, जब आपके मॉड्यूल्स बनते हैं, चार्टेड सेक्रेटरीज बनती हैं, तमाम तरीके के आर्टिकल्स ICSI की वेबसाइट पे आपको मिलते हैं, स्टूडेंट बुलेटिन आता है, स्टूडेंट अपडेट आता है. तो ये अपने आप थोड़े हो रहा है, कोई तो उन्हें लिख रहा है और लिखने के लिए वो रिसर्च कर रहा है. रिसर्च के बाद भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो कमिटी है जो उस चीज़ को कन्फ्यूजन्स को दूर कर रही है और डेफिनेटली क्लैरिटी दे रही है, लाइट लेके आ रही है चीज़ों के ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है. क्योंकि आप कंपनीज एक्ट भी देखिए, पढ़ना अपने आप में सेक्शंस को पढ़ना, हाँ इस सेक्शन का ये मतलब है, उस सेक्शन का वो एक अलग बात है, पर जब आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में फंसते हैं उसका सोल्यूशन देना दूसरी बात है. तो आई थिंक रिसर्च एक एनालिटिकल स्किल्स को भी बढ़ावा देता है. रिसर्च एक सेक्शन की इंटरप्रिटेशन ही सिर्फ नहीं बताता, उसके अंदर का, उसके पहले का, उसके बाद का, आसपास की सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत जो है वो करना चाहता है. तो यहाँ पे वो सारा काम किया जाता है और उसके बाद आपकी जो भी जर्नल्स हैं, अलग अलग पब्लिशिंग चीज़ें हैं जो कि चार्टेड सेक्रेटरी, स्टूडेंट अपडेट वगैरह, वो रिलीज़ करी जाती हैं. और तमाम तरीके की और भी आप देखेंगे जब आपको ICSI की, वो दिन भी आई एम श्योर बहुत जल्दी आएगा जब आपको ICSI की मेंबरशिप मिलेगी. वो तो तय है, मिलनी ही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ तक पहुँचे, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं, तो आई एम श्योर आपने कोई कम मेहनत नहीं करी, आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है. एग्जीक्यूटिव में भी बहुत मेहनत लगती है, वो क्लियर करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आखिरी सीढ़ी पे हैं. बस थोड़ा सा एफर्ट आपको और लगाना है और अपना जो नाम है उसके आगे प्रीफिक्स CS आप पूरी ज़िंदगी के लिए लगा पाएंगे. मेहनत शायद कुछ महीनों की या साल की हो सकती है, बट उसके बदले जो आपको मिलेगा वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाला है. तो आई थिंक आप मेहनत कर रहे होंगे और ज़रूर करनी भी चाहिए. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैं आपसे कह रहा था वो ये कि जब आपको मेंबरशिप मिलेगी तो आपकी अलग अलग ट्रेनिंग्स होंगी. अभी आजकल MSOP अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी उस समय का नाम रहेगा. तो हमारा जब हुआ था MSOP वगैरह, तो उस दौरान आपको कुछ बुक्स भी मिलती हैं कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ICSI का जो कानून है उसके बारे में 1980 के तौर पे
मेंबर से क्या उम्मीदें रखी जाती है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, ये ऑब्वियसली टॉपिक बदल सकते हैं उस समय के हिसाब से जो लेटेस्ट टॉपिक होगा। तो मेरे कहने का ऑल इन ऑल ये मतलब है कि भले कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता, बट ये सब चीज़ें रिसर्च करी जाती है, उसके बाद पब्लिश करी जाती हैं। तो रिसर्च के लिए कोई जगह चाहिए, लोग चाहिए, उस तरीके के क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स चाहिए जो उस तरीके की बात लिख सकें। तो ये सारा काम जो है वो इन सेंटर्स में किया जाता है। So ICSI Center of Corporate Governance, Research and Training is a national research and training center of the Institute of Company Secretary of India, a body incorporated under the Act of Parliament, functioning under jurisdiction of MCA. ये बात हम कर चुके हैं। It has been serving the society since May 1999 through various professional development program, research, high-end training and focus on corporate governance. तो आप देख लीजिए कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी जब आप अभी ये पढ़ रहे हैं तो भी आप देखिए तमाम तरीके की ट्रेनिंग्स आप करते हैं और बहुत उन सब ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, चाहे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं और जो भी टेक्निकल टॉपिक्स हैं, सब बातें उसके अंदर बताई जाती हैं। तो आई थिंक जब हम इन सब चीज़ों से होके गुजर रहे हैं तो हम अपने मिशन और विजन की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं कि एक ऐसा कैलिबर, हाई कैलिबर प्रोफेशनल हम सोसाइटी को सीएस के जरिए देना चाहते हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बढ़ा सके। और ये सारा काम जो है ये अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या रिसर्च जो CCGRT ICSI का काम है उसमें किया जा रहा है ना। उसके बाद ICSI के PMQ कोर्स है। PMQ का मतलब है पोस्ट मेंबर क्वालिफिकेशन कोर्स। तो देखिए पढ़ाई, किसी ने ठीक बोला है कि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब आप जितना चाहें उतनी कर सकते हैं, देयर इज नो एंड। जैसे कि काउंटिंग है, गिनती है, आप 1 से लिखना या 0 1 2 3 ये सब लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मे भी शायद कहीं स्टार्टिंग हो बट एंडिंग उसकी नहीं है, जितना लिखते जाएंगे उतना और बाकी है लिखने के लिए। वही यहाँ पे भी है कि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। तो क्या है कि अब एक बार आप CS बन गए तो क्या होगा, जो कानून उस समय के हैं, जो लॉज उस समय के, प्रोविजन सेक्शन सब आपने पढ़ लिया, आप एकदम अपडेटेड हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये भी नया सिलेबस का ही पार्ट है। तो अब जब CS बन गए तो 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया बहुत ज़्यादा, बट बुक से टच छूटता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। क्योंकि हम जब इस लेवल तक पहुंच जाते हैं 10-15 साल के एक्सपीरियंस, तो हमारा स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं होना, डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा कि ICSI क्या करता है, समय समय पे आपको मौका देता है, अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कर दिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कर दिया, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कर दिया, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस के ऊपर कर दिया, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक आप ऐसे कह सकते हैं एक्सपर्टाइज देने की कोशिश करी जाती है। तो ये कोर्स ऐसा नहीं होता कि मैंडेटरी हैं, आपको करने ही करने हैं, बट डेफिनेटली अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं और आपकी स्किल्स को जो सूट करे वैसा आप कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके के कोर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। So ICSI has introduced many post-membership course as a source of specialization for its members. One such PMU course is in the corporate governance. The PMQ course provide in-depth understanding of various corporate governance facts. So according to your wish, according to your skill set requirement, आप यहाँ पे कोर्स चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं, बट ये मेंबरशिप के बाद ही है। तो फिलहाल तो जो है आपके सामने आपके मॉड्यूल हैं, आपके नोट्स हैं, उसके बाद जब आप CS बन जाएंगे तो इनमें से कोई कोर्स जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके स्किल सेट को सूट करता है, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ICSI सेक्रेटेरियल एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो एक हो गया कि ICSI ने अपना एक रिसर्च विंग खोल दिया, फिर ICSI ने अपने PMQ कोर्सेज लॉन्च कर दिए, फिर अब कहते हैं कि ICSI ने, आप सभी जानते हैं, सेक्रेटेरियल एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए। जब मैं ये नोट्स बना रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो होता है ना कि बहुत बार, अब तो शायद नहीं होता है ये, बट पहले क्या हो जाता था कि बच्चों में आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। वो ये बात हो जाती थी कि भाई जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं गए किसी रिलेटिव के पास या कुछ भी है, या स्टूडेंट में आपस में, कि ऐसा क्या काम है, मतलब बहुत बार स्टूडेंट से पूछ लिया जाता था कि भाई ऐसा क्या काम है जो CS कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, मतलब क्या अलग है। क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है जब आप किसी गैदरिंग में जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या होता है ये सब, है ना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि जब मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया 2012 में, 2012 में, तो उस समय 2013 का कंपनीज एक्ट आया नहीं था, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऐसी कोई बात थी नहीं। तो उस समय ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं था कि CS ये अकेला कर सकता है, कि ऐसा था कि मिला जुला है, ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, एक्सक्लूसिव वाली बात शायद कहीं थी नहीं।
पर आप देखिए कि समय के साथ हमें एक्सक्लूसिव पावर्स भी मिली हैं। सेक्रेटेरियल ऑडिट करने की पावर सिर्फ आपके पास है, वो कोई और नहीं कर सकता। बैलेंस शीट की हम बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है और ऑब्वियसली लिस्टेड है तो कंप्लायंस के तौर पे सीएस रखा है, तो बैलेंस शीट सीएस साइन कर रहा है अगर कंपनी में है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्सक्लूसिव राइट्स भी अब दिए जा चुके हैं। तो उनमें से एक आईसीएसआई की तरफ से जो इनिशिएटिव सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का लिया गया वो भी है। और आप जानते हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल सेक्रेटेरियल 1 है या 2 है, जो कि बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग पे लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, जो सारी तरीके की कंपनीज को मानना है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे बात करी गई है कि आईसीएसआई ने ये भी एक इनिशिएटिव लिया कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे रिकॉग्नाइज किया, पास भी किया, उसको कानून के तौर पे बना दिया। और आज की डेट में अगर आप फॉलो उसको नहीं करते हैं, चाहे वो मिनट्स बनाने से रिलेटेड है, चाहे मीटिंग बुलाने के प्रोसेस से रिलेटेड है, तो वो एक नॉन कंप्लायंस माना जाता है। तो ये भी आईसीएसआई का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटर गवर्नेंस की तरफ कि उन्होंने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए। सो ICSI has issued various secretarial standards, some of which are mandatory in nature while some are recommendatory. ICS has also issued number of guidelines on various corporate matters to enhance understanding of the members and act as a guide in implementing best management practice. तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं तो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल को एक स्टेप अप करने के लिए ये डेफिनेटली काम में आते हैं, इनको यूज किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी टाइप। नाउ अब इतना सब कुछ उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया, मेंबर्स के लिए किया, कम्युनिटी एट लार्ज के लिए किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्केल है उसको अपलिफ्ट किया जा सके। तो कॉर्पोरेट्स के लिए भी उन्होंने कहा कि हम कॉर्पोरेट्स को भी एनकरेज करेंगे और इसके लिए हम आईसीएसआई अवार्ड्स देंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड्स देंगे। वो कंपनीज अलग अलग कैटेगरीज बना दी, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी कैटेगरीज बना दी, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनकी कैटेगरी बना दी, क्योंकि हो सकता है कंपनी लिमिटेड कंपनी हो बट वो अनलिस्टेड है। लाइक कैडबरी, अभी कैडबरी बहुत बड़ी कंपनी है बट अनलिस्टेड है। नेस्ले जो बहुत बड़ी कंपनी है बट लिस्टेड है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बना दी और अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से आईसीएसआई हर साल ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। आई थिंक जनरली 6 जनवरी को ये फंक्शन होता है जिसमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसकी पूरी लिस्ट आप चाहें तो आईसीएसआई की वेबसाइट पे देख सकते हैं, बट कुछ लेटेस्ट जो है वो आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। 21st ICSI National Award for Excellence in Corporate Governance for Best Governed Large and Medium and Emerging Companies in Listed and Unlisted Categories, जो मैंने आपको बताया वो इन कंपनीज को मिला। लार्ज कंपनीज की कैटेगरी में HDFC लाइफ को, उसके बाद मीडियम में सिनर्जी इंटरनेशनल को, और उसके बाद लिस्टेड में इमर्जिंग में EPL को, महिंद्रा इंटरट्रेड को, टाटा कंज्यूमिंग इंजीनियरिंग को। तो ये अलग अलग वो कंपनीज के नाम हैं जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में बेहतर पाई गई और इसलिए इनको दुनिया के सामने रखा गया, इनकी परफॉर्मेंस को एम्पलीफाई किया गया कि दूसरे कॉर्पोरेट्स भी इनसे सीखें और इनसे और बेहतर काम करें नेक्स्ट ईयर के लिए, सो दैट ये उन्हें अवार्ड मिल सके। इसके अलावा 6th ICSI CSR एक्सेलेंस अवार्ड। अभी CSR आप सभी जानते हैं कि आप कितना पैसा कम्युनिटी के लिए खर्च करते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई और वहाँ पे भी ये अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अभी नया अवार्ड भी लॉन्च कर दिए गए हैं। एक तो है बेस्ट सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, जो PCS बेस्ट सेक्रेटेरियल अवार्ड मिलता है एक फर्म को जिन्होंने बहुत अच्छी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। वो बताते हैं CS प्रमोद अग्रवाल को मिला, उन्होंने BHEL के लिए अच्छी रिपोर्ट सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी। उसके अलावा अगर बेस्ट PCS फर्म की बात करें तो देखिए फर्स्ट बेस्ट PCS जो है SVJS एंड एसोसिएट्स को मिला है अवार्ड। तो ये ओवर द टाइम पे नई नई कैटेगरीज होंगी। पहले कॉर्पोरेट्स को मोटिवेट कर रहे थे, अभी आप देखिए वो करते करते हम लोग एक तरीके से सेक्रेटेरियल अपने मेंबर्स पे आ गए कि कौन सबसे अच्छी रिपोर्ट बना रहा है, कौन सबसे अच्छी फर्म है इस पूरी इंडिया के अंदर जो सारे नॉर्म्स को, कायदे कानून को फॉलो करती है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे एनकरेजमेंट दी जा रही है जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बार है वो और बढ़ सके। So ICSI is committed to good corporate governance and has played an important role in creating awareness on various issues upon corporate governance. One of the important initiatives of the Institute to Good Corporate Governance is the ICSI National Award for Excellence in Corporate Governance, which was instituted in the year 2001 to promote corporate governance practice. So जो आप ऊपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1980 में कानून ICSI का बना था और CS इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ तब से ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व करी गई है, जैसे कि 2001 से ये अवार्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ बेस्ट कंपनीज को लेके।
धीरे धीरे फिर वो बेस्ट, आप जैसे कि देख रहे हैं, CSR तक पहुंचा। CSR 2013 से पहले तो था ही नहीं। उसके बाद फिर आपने ये देखा कि बेस्ट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एक तरीके से जिस PCS ने रिपोर्ट बनाई है उसको अवार्ड दिया, फिर बेस्ट फर्म को अवार्ड दिया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ें डेवलप हुई हैं, बट 2001 से इनकी डेफिनेटली स्टार्टिंग देखी जा सकती है। इनके अलावा अब कोई कसर ना रह जाए तो कहते हैं कि हम वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं। ये आपने देखा भी है, वेबसाइट खोल के देखिए तो बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी ई मोड पे भी हो रही हैं, घर से, ऑफिस से, कहीं से भी, फेस टू फेस वर्चुअली भी हो रही हैं। So ICSI on continuous basis organize in India and abroad various programs in the form of seminars, conference to educate and empower student members and professionals and corporate to understand various technicalities of law and effective implementation on practice. तो क्या कानून है, कैसे उसे फॉलो करना है, कहाँ पे कानून जो ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है उसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, अलग अलग तौर पे मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में और अब्रॉड समय समय पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पहले के मुकाबले बहुत नई चीज़ें हो रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो अपलिफ्टमेंट का एक तरीके से बार को अपलिफ्टमेंट करने की बात आती है, कॉर्पोरेट लेवल्स को बढ़ाने की जो बात आती है, आई थिंक उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनिशिएटिव ICSI लेने की कोशिश कर रहा है अपने मेंबर्स एंड स्टूडेंट के जरिए। अब बात करेंगे पार्ट बी के बारे में, जहां पे देखेंगे और वो कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि ये सबसे पहला इन्फ्लुएंसर था ICSI जो गवर्नेंस के पैरामीटर को बढ़ा रहा है, बट और भी लोग हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, वो कौन है, आइए पार्ट बी में उनकी बात करनी शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी के बारे में। तो आई थिंक ICSI के बारे में मैं काफ़ी कुछ जान लिया। तो अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है इन्फ्लुएंसर्स की जो गवर्नेंस के एरिया में काम कर रहे हैं, वो है इन्वेस्टर्स एसोसिएशन। ये और कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक NGOs की तरीके से काम करते हैं और समय समय पे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि किन चीज़ों का वो ख्याल रखें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपने बहुत बार, वो तो एक जैसे सेबी है, तो आपने सेबी का ऐड बहुत बार टीवी पे देखा होगा, शायद रेडियो पे सुना हो कि जानकार, RBI भी करता है ऐड इन चीज़ों के ऊपर, बट सेबी का भी ऐड आता रहता है कि बहुत बार, क्योंकि ऐसी स्कीम्स मार्केट में लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि जहाँ पे ये होता है कि आपका पैसा इतने दिनों में डबल हो जाएगा। सो देयर वाज अ मूवी कॉल्ड एज हेरा फेरी, तो वो इसी के ऊपर बनी है कि ऐसा अगर होता, मतलब तो शायद हम सभी लोग इंक्लूडिंग आप, मैं, हम सब वही स्कीम में भी पार्ट ले लेते और कुछ करने की किसी को ज़रूरत थी नहीं। और आपको ये बताऊं रियलिटी के तौर पे कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ ये होता है, उनको डबल करके दिए जाते हैं जिससे कि वो 10 लोगों को इसके बारे में बता सकें और फिर उन 10 लोगों को भी डबल करके दिए जाते हैं जिससे कि वो शायद आगे 100 लोगों को बता सके, और वहाँ से जो स्कैम है वो जनरली स्टार्ट होता है। तो ऐसी स्कीम्स में ना फंसें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीज़ें ऐसी हैं जो देख लेनी चाहिए, विचार कर लेनी चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इन्वेस्टर एसोसिएशंस और कुछ नहीं है, ये बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनाए गए हैं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनके राइट के बारे में जागरूक करने के लिए। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के नाम पे बहुत सारा पैसा लेके जाया जा रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं शायद वो कुछ खास कर नहीं पा रहे, उनके सामने उनका पैसा लूट के ले जाया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये जो एसोसिएशंस है इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो कहते हैं कि इन्वेस्टर एसोसिएशन आर सेम या एज द नेम रिकमेंड आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर फॉर्म्ड एंड फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. These associations are formed to educate individual investors about stock, bonds, mutual funds and other financial instrument about investors' right. तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, इसके बारे में समय समय पे एडवाइजरी इशू होती रहती है और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को देखें, समझें और उसके बाद ही अपने जो फैसले हैं वो लें। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ऑब्वियसली सेबी का ये कहना है कि हर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इन्वेस्टर एसोसिएशन का टैग ले ले और लोगों को रिकमेंड करने लग जाए कि आप क्या करिए और क्या मत करिए। कुछ गाइडलाइंस हैं जो सेबी की तरफ से बनाई गई हैं और आपको, अगर आप एक इन्वेस्टर एसोसिएशन बन रहे हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड भी कराना होगा। तो उसके बारे में बात करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इससे पहले अपने आप को आप इन्वेस्टर एसोसिएशन के तरीके से रजिस्टर्ड करा सकें सेबी के साथ। ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। पहली क्या है, a society registered under the Society Registration Act or formed as trust or incorporated as company for recognition of the investor association.
तो ऐसा इससे ये क्लियर हो गया कि आप इंडिविजुअल के तरीके से ये काम नहीं कर सकते, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हिंदी में कहें तो संगठन चाहिए हमें। अब वो एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वो सोसाइटी के तरीके से काम करेगी या ट्रस्ट आप बनाएंगे या मे बी एक सेक्शन 8 कंपनी आप बनाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं कि क्या आपको सूट करता है। बट इन्हीं में से आपको जो तौर तरीका है, एंटिटी का स्ट्रक्चर है, उसको चूज करना है। याद रखें कि आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बात कही कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम करेंगे, तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। उसके बाद द सोसाइटी, ट्रस्ट या जो भी आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, शैल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर अ मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 2 years. The primary objective shall be offering bona fide protection of interest of the investors. एक बार थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। The association shall have a minimum of 100 members. तो ये नॉर्मली एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी 2 और 7 मेंबर्स पे डिपेंड हो जाती है, तो कहते हैं कि यहाँ पे वो 2-7 नहीं, यहाँ पे आपको कम से कम 100 लोगों का साथ चाहिए होगा इस एसोसिएशन को बनाने के लिए। The members shall be individual shareholders, not for profit organizations. जो 100 लोग होंगे वो तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या और NGOs आपके जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाया उसके मेंबर बन सकते हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो सोसाइटी है। The association shall have the rules and regulation and bylaws for governance and management. The election of the members of governing body shall be held at least once in 3 years. और उसके बाद in case of a company, the provision of Companies Act related to appointment and election of directors shall apply. तो अगर हम इसको नटशेल में समझें तो आप सोसाइटी के तरीके से, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के तरीके से ये एसोसिएशन बना सकते हैं। ये होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ही, चाहे आप किसी भी एंटिटी स्ट्रक्चर को क्यों ना फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप जब ये बनाते हैं तो इसके अंदर कम से कम 100 लोगों की आपको ज़रूरत होगी। और जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि नॉर्मली कंपनी सेटअप करते हैं तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाते हैं, एंड यूजली मेमोरेंडम में आप बताते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्या काम आप करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स आपको स्पेसिफाई करने होंगे, चाहे वो अगर आप सोसाइटी बना रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं तो ट्रस्ट डीड में, और कंपनी बना रहे हैं तो उसके जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा रहेगा ये जो एंटिटी बनाई जा रही है ये इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है, इसका कोई भी प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो 100 मेंबर्स की हमने बात करी है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं इस सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के अंदर मेंबर्स, या और दूसरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपने आज ये स्ट्रक्चर सेटअप किया और कल आप सेबी के पास चले गए, आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आज हमने एंटिटी बनाई और 2 साल तक कुछ नहीं किया, उसके बाद 2 साल जैसे ही पूरे हुए अगले दिन सेबी के पास चले गए। 2 साल का समय इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि पहले वो आप जब सेबी आपको ऐसा कुछ भी रजिस्ट्रेशन देगा, सर्टिफिकेशन देगा, तो जरूर देखना चाहेगा कि आपने इससे पहले क्या काम किया है। तो आपने जो 2 साल का समय दिया है ये इसलिए दिया है कि आप अपने लेवल पे छोटा बड़ा कम ज़्यादा कितनी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, कितनी कॉन्फ्रेंस करें, कितने सेमिनार्स करें इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर, ये सब आप बताएंगे। उसके बाद ही फैसला होगा कि सेबी आपको ये सर्टिफिकेशन देगा भी या नहीं। तो ये बात कही गई है यहाँ पे। बात अगर करें कि रोल क्या है इन्वेस्टर एसोसिएशन का, वो ऑलरेडी मेरी बातों से आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर मुझे और उस चीज़ को आगे बढ़ाना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिविजुअली देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ी कंपनीज से लड़ पाना, और जब हम कलेक्टिवली ये एक बड़े नाम के साथ में या काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होके अपनी बात रख रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि गवर्नमेंट है या वो कंपनी है या जो और लोग हैं उन पे एक प्रेशर पड़ेगा और वो मोर देन लाइकली हमारी बात सुनेंगे। तो आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा तो यहाँ पे यही है। और उसके अलावा जैसे मैंने ऊपर कहा, ये तो तब की बात है अगर कोई डिस्प्यूट होता है। अगर डिस्प्यूट नहीं भी है तो भी जो कंपनीज है ये रेगुलरली आप ऐसे कह सकते हैं जो भी यहाँ पे बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर, ये रेगुलरली अपडेट करता रहेगा अपने साथ के जो लोग हैं उनको, इन्वेस्टर्स को, कि उन्हें क्या करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, क्या पैरामीटर्स सेट करने चाहिए एक डिसीजन लेने से पहले, या अगर वो फलाना स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिस्क को वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन के तौर पे यहाँ पे बात जो है वो कही जाएगी। तो कहते हैं इन्वेस्टर एसोसिएशन एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर मेंबर्स एंड वॉइस देयर कंसर्न टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज।
They work towards creating awareness among the members about the best investment practice and act as a link between investee company and the member investors. They create solutions to meet the emerging needs of the investors and provide a collective voice and representation on behalf of community to the highest level in financial institutions, regulatory bodies, government bodies in India and globally. तो चाहे एक एक लाइन से आप समझें या जो बात मैंने आपसे कुछ देर पहले कही उसका मतलब समझ ले। बात एक ही है कि इंडिविजुअली आप सोचें गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी, मेरी सुनेगी, बहुत मुश्किल है। बट अगर हम कलेक्टिवली काफ़ी सारे लोग, अब जैसे बहुत बार होता है लोग धरना देते हैं, है ना, प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, तो वो चीज़ अगर वैलिड है इनवैलिड है, आजकल तो देखिए न्यूज़ में सब कुछ दिखाया जाता है, सच झूठ का पता कर पाना काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर मैं उसी पॉइंट पे रहूँ जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक बंदा धरना नहीं करता है ना, प्रोटेस्ट नहीं करता, 10, 15, 20, 50, 100 लोग जितने ज़्यादा शायद उतना कॉन्फिडेंस उस चीज़ को मिलता है। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो फिर न्यूज़ वाले भी शायद उसे कवर करते हैं, मीडिया में आती है, फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होके कहीं ना कहीं ये बात गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचती है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये एसोसिएशन मदद कर सकते हैं इन्वेस्टर्स की उनकी बात सही जगह पहुंचाने के लिए। ये एसोसिएशंस कोई आपको वायलेंस का रास्ता नहीं दिखाते, ये नहीं कहते कि भाई अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो हम लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे, नहीं, जो भी करना है वो नॉर्मल एक पीसफुल तरीके से करना है और कोशिश होगी कि ये सब करना ही ना पड़े। जो बात कंपनी की तरफ से कमिटेड है, जो कानून के तरीके से होनी चाहिए, वो चीज़ वैसे ही हो जाए, यहाँ तक हमें जाना ही ना पड़े। ये बात यहाँ पे कही गई है। मूविंग अहेड, जब बात फर्दर इस चीज़ को लेके करते हैं तो कहते हैं ड्यू टू कलेक्टिव स्ट्रेंथ दे आर इन द पोजीशन टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर कंपनीज एंड स्टीयर देम इन राइट पाथ ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर राइट। तो ये बात बता चुका हूँ आपको कि प्रेशर इस तरीके से डाला जाता है कि कंपनी मजबूर हो जाती है सही चीज़ करने के लिए। और आई थिंक भले शायद कंपनीज को इसमें शॉर्ट टर्म अपना नुकसान नज़र आता हो, बट अल्टीमेटली कंपनी का भी फ़ायदा है इसके अंदर और इन्वेस्टर्स का तो है ही है। क्योंकि देखिए जो भी हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं या अभी आगे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को लेंगे और उनकी बात करेंगे, भले हम कितना भी इसके बारे में लिख लें, पढ़ लें, बता दें, बट शायद हम ये अभी नहीं कह सकते कि 100 के 100% लोग इसके बारे में जागरूक हैं, जानकार हैं। शेयर होल्डर तो देखिए शेयर होल्डर है, हमने ये नहीं कहा कि ये बड़ा शेयर होल्डर है वो छोटा शेयर होल्डर है, ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर की एक डेफिनेशन दी जाती है और वो इसलिए कि उनका जो राइट है वो प्रोटेक्टेड रहे, उन्हें कोई हल्के में ना ले। पर शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर ही है, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि वो एक हिस्सेदार है। जितने ज़्यादा हिस्सेदारी आपके पास होगी डेफिनेटली उतनी आपकी बात सुनी जाएगी, इसमें डाउट नहीं है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो माइनॉरिटी है जिसके पास कम शेयर्स हैं वो लोग ठीक बात कह रहे हैं और जिसके पास ज़्यादा शेयर हैं वो डिसीजन को चेंज करना चाहता है, गलत डिसीजन ले रहा है जो कि उसको फ़ायदा करे, मेजॉरिटी शेयर होल्डर को फ़ायदा करे। आई थिंक जब ये सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उन चीज़ों की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है एंड इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि सही फैसले लिए जाएंगे, सही समय पे लिए जाएंगे और अगर नहीं लिए गए तो सही तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, उसको टैकल किया जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। तो मूविंग अहेड बात करते हैं तीसरे तरीके के इन्फ्लुएंसर की जिसका नाम है यहाँ पे प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म या एडवाइजर फर्म। नाउ इससे पहले हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म कोई नया टॉपिक नहीं है, भले शायद आप आज पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, बट इंडिया में ये कंसेप्ट बहुत समय से है। होता क्या है ये, अब देखिए मैं ऐसे शुरुआत करता हूँ, प्रॉक्सी के मतलब से पहले हम बात स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज में जब आपका दोस्त नहीं आता था तो आप बहुत बार उसकी अटेंडेंस लगा देते थे, उसकी प्रॉक्सी लगा देते थे इफ़ पॉसिबल। ना होता क्या था कि टीचर जो है, फैकल्टी जो है, वो नाम प्रोनाउंस कर रही है कि ए तो वो बोलता है प्रेजेंट, बी तो बोलता है प्रेजेंट, सी बोलता है प्रेजेंट। अब टीचर शायद सबको नज़र उठा के नहीं देख रही है या नहीं देख रहा है, तो अब नाम बोला ई, अब ई आया नहीं है तो जो उसका दोस्त है डी, उसी ने बोल दिया ई के ब्याह पे प्रेजेंट, थोड़ी सी अलग आवाज़ में, तो वो प्रॉक्सी लग गई। या और भी तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली आप नहीं वहाँ पे रहते और आपके बिहाफ पे जब कोई काम करता है तो उसको हम प्रॉक्सी कह सकते हैं। वो सही काम है, गलत काम है, वो एक अलग बात है, बट यही कंसेप्ट को हम प्रॉक्सी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइजरी।
क्योंकि हम प्रॉक्सी का कंटेक्स्ट यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पे समझ रहे हैं, तो प्रॉक्सी एडवाइजरी जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे कुछ फर्म्स, कुछ कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टर्स को गाइड करती हैं कि उन्हें किस दिशा में वोट करना चाहिए। अपकमिंग ईजीएम एजीएम में जो चीज़ के ऊपर डिस्कस होने वाला है, क्या इन्वेस्टर्स को हाँ बोलना चाहिए, अपना वोट हाँ में देना चाहिए या अपना वोट ना में देना चाहिए। नाउ ये डिसीजन देने से पहले जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है वो काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च कर लेते हैं कि क्या सही रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और उसके अकॉर्डिंगली अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं। ये मैं आपको एक उनका आउटलुक समझा रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। ऑब्वियसली हर पॉइंट्स में या हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, बट अभी हम उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म का जो कंसेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, वो आखिरकार क्या है। तो वो ऐसे रहता है। अब इसके चलते हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने अगर इन्वेस्टर को कह दिया कि आप फलानी चीज़ का डिसीजन हाँ वोट फेवर में दीजिए तो इन्वेस्टर को वो बात माननी है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर इन्वेस्टर चाहता है वो प्रॉक्सी एडवाइजरी जो फर्म्स हैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट भी जा सकता है, तो वो अल्टीमेटली उसी का राइट है। ये तो सिर्फ एक कंसल्टेशन हम लोग लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट भी तब अराइज होती होगी या तब होती है जब आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। बिकॉज मान लीजिए अगर मैंने टाटा का एक शेयर लिया है, तो अब एक शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर में प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म मैं हायर करूं, इसके चांसेस कर तो मैं सकता हूँ, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे अकेले 100 शेयर से या प्रॉब्ली उससे कम शेयर हैं, अगर 1000 भी हैं चलो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समुंदर में कितना पानी है इसका आप आइडिया शायद एग्जैक्टली कभी नहीं लगा सकते, वही चीज़ है। और उससे समुंदर से एक बाल्टी भी निकाल ली जाए या 10-100 बाल्टी भी निकाल लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। वही एक शेयर होल्डर की भी है कि अगर शेयर होल्डर के पास एक शेयर है, अनलेस एक्सेप्शन कुछ हो जाए, उसके एक शेयर या 100 या 1000 शेयर से कोई कंपनी के जो लाखों करोड़ों शेयर्स इशू करे उससे बहुत फर्क पड़ने नहीं वाला। तो ये जनरली मैकेनिज्म तब जनरली, मैं ये नहीं कह रहा आप यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास एक शेयर है तो भी आप प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को हायर करिए, कोई मनाही थोड़े है, आपको ऑब्वियसली उनकी फीस देनी पड़ेगी। तो जनरली ये तभी यूज़ में आती हैं चीज़ें जब आपका काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेक जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स हैं, अभी आपने फलाना XYZ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। अब जो म्यूचुअल फंड है उसने वो पैसा जो आपने लगाया है, आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लगाया है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट बहुत बार कर देता है। कुछ बैंक्स में लगा देता है, कुछ इंश्योरेंस में लगा देता है, कुछ कंपनीज में लगा देता है, कुछ बाहर की फॉरेन एंटिटीज़ में लगा देता है। तो अब इतना ज़्यादा पैसा लगा है, ये कोई 1, 2, 5, 10 करोड़ नहीं होते, हज़ारों लाखों करोड़ होते हैं। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड वाले चाहेंगे, अपना रिसर्च तो वो करेंगे ही करेंगे, बट वो चाहेंगे कि उन्हें कुछ और भी इनसाइट अगर मिल सकती है तो मिले, क्योंकि अगर उनका म्यूचुअल फंड परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, जहां वो पैसा लगा रहे हैं वहां लॉस होगा, तो शायद उस म्यूचुअल फंड में कोई भी अपनी SIP या कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव को लेके जो बात है वो यहाँ पे कही गई है। काफ़ी बात मैंने बता दी भाई है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स कितनी एक्टिव है इसका आपको आइडिया इसी से लग जाएगा कि उन्होंने रिसेंटली, अभी कुछ समय पहले, तो बात थोड़ी पुरानी हो गई बट फिर भी ये बात उन्होंने कही कि जो रिलायंस है उसके अंदर जो बात चल रही थी कि आनंद अंबानी को बोर्ड पे लाया जाए, तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म का था कि अगर ये सवाल मीटिंग में उठता है, इसके ऊपर रेजोल्यूशन या वोटिंग की बात आती है, तो सारे लोग जिन्होंने प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स का कंसल्टेशन ली है वो इस चीज़ के अगेंस्ट वोट करें। आप देख लीजिए, बिजनेस लाइन की खबर है, लिखा है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म आस्क इन्वेस्टर टू वोट अगेंस्ट आनंद अंबानी इंडक्शन इनटू RII बोर्ड। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड पे आनंद ना अपॉइंट हो, ये एडवाइजरी प्रॉक्सी फर्म जो है उन्होंने जारी करी। नाउ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। अब इन्होंने अपना रिसर्च किया होगा और उसके बेसिस पे ये बात कही होगी, ऐसे तो है नहीं कि उठ के कह दिया कि ऐसा ही करना है, ठीक है। नाउ हो सकता है आनंद अंबानी या मे बी रिलायंस में से कोई मुकेश अंबानी, ऐसा होता भी है, हुआ भी है कि बहुत सारी प्रॉक्सी फर्म पे केस फाइल कर दिया कि आप मेरी इमेज खराब कर रहे हो, और ये केस जो है वो ऐसा नहीं होता कि कुछ लाखों रुपए का होता है, करोड़ों अरबों रुपए का केस फाइल कर दिया जाता है कि आप कैसे लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास एविडेंस है वो बेसलेस हैं, बिल्कुल उसके अंदर कोई वैलिडेशन नहीं है।
तो ये भी उन्हें एक डर लगा रहता है कि अगर कुछ उन्होंने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी के खिलाफ कहा, भले सही वो क्यों ना कह रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि वो अपनी ही बात में फंस सकते हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो चलती रहती है और ये चलती रहेगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर आप किसी को इस तरीके से कहेंगे तो देयर आर चांसेस, वो सही है गलत है वो अलग बात है, बट देयर आर चांसेस कि बैकफायर उसका हो सकता है। जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, क्योंकि उनका यही बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उनको इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और वो रहते भी होंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करें तो कहते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म इन इंडिया इज स्टिल एट नेसेंट मतलब बहुत अर्ली स्टेज है, अभी इतना लोग जानते नहीं हैं। और शायद यही रीज़न है कि आपको देखिए यहाँ पे इतना एक्सटेंसिवली इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि कल जब आप CS बन जाएं अलग अलग जॉब्स में, आप प्रैक्टिस भी करें, तो जिससे आप मिलें अपने बोर्ड से, अपने क्लाइंट से, उनको इन चीज़ों के बारे में बता सकें कि शेयर होल्डर को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके पास बहुत सारी अब ताकतें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें, एजेंसीज का सपोर्ट अवेलेबल है अगर सही तरीके से डिस्क्लोजर्स नहीं दिए गए। However, today shareholders are very much active in governance related decision of the company and they cast their vote in a wise manner. For this, they need to be well informed about the policy and performance of the company. Proxy advisory firm are independent entities that conduct research and provide voting recommendation. Orders नहीं देते, recommend करते हैं कि आप ये करिए या ये मत करिए। Now करना है वो चीज़ या नहीं करनी है, ये तो फाइनली जो शेयर होल्डर है वो डिसाइड करेगा। इसके अंदर ऐसा भी होता है कि बहुत बार शेयर होल्डर ये, तो आई थिंक ये अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि ज़्यादा अवेयरनेस लेके आता है। और मैं आपसे आई थिंक उससे पहले भी यही कह रहा था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब ये प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करती हैं कि जो वो कह रहे हैं, जो रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं वो आपको माननी ही है, ऐसा नहीं है। आप उनके डिसीजन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बट देर आर वेरी हाई चांसेस कि क्योंकि वो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म आपसे कुछ कंसल्टेशन फीस चार्ज कर रहे होंगे बिकॉज दे आर नॉट NGOs, तो वो आपको सही राय ही देंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, तो आई थिंक आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। नाउ द अदर थिंग दैट इज़ वर्थ कंसिडरिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को नॉमिनेट करते हैं कि मैं वोट नहीं करूँगा, जो ये वोट करेंगे वही मेरा वोट है। एक बात ये है कि उन्होंने आपको बताया सिनेरियो 1 कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने शेयर होल्डर मिस्टर ए उनको बोला कि सर ये वोटिंग होगी इस मुद्दे पे, आपको हमारे हिसाब से यस बोलना चाहिए। दिस इज द ऑप्शन नंबर 1। द सेकंड ऑप्शन इज कि मिस्टर ए ने सारे वोटिंग के राइट्स अपने जो है वो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को दे रखे हैं कि जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म कहेगी, चाहे हाँ कहे चाहे ना कहे, वही मेरा डिसीजन है, मुझसे अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो एक्सरसाइज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली तो आपको बता दिया जाता है, मतलब इन्वेस्टर को बता दिया जाता है और वो वोट करता है। अगर इन्वेस्टर एक्सप्रेसली ये बोलता है कि नहीं भाई मेरा वोट मैं नहीं करूंगा, मेरे पे आप पे ये प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म जो वोटिंग एक्सरसाइज करेंगे वो ये होंगे और जो भी ये कहेंगे वो ऑब्वियसली मेरा वोट होगा, तो वो भी एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है। और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म क्योंकि आपको एक कोई ना कोई रिकमेंडेशन देंगे, उसके लिए आपसे कंसल्टेशन फीस वगैरह चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट पे पहुंचते हैं। अब किसी भी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म की कोई दुश्मनी या रिश्तेदारी मैं समझता नहीं होगी जब उन्होंने कहा कि आनंद अंबानी को डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये किसी फैक्ट्स के बेसिस पे कहा होगा, और अगर कोई रिलायंस या कोई भी इसको चैलेंज करता है वो सारे फैक्ट्स दिखाएंगे, वो बताएंगे कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं। तो उसके लिए एक काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च किया जाता है कि कल कोई सवाल उठाए, मामला कोर्ट में चला जाए, क्योंकि आप यहाँ पे किसी सड़क पे चलते हुए इंसान के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या उसके बेटे पे उंगली उठा रहे हैं, जो कि शायद दुनिया का या इंडिया के परस्पेक्टिव की बात करूँ, दुनिया में भी काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों में इनका नाम आता है। तो इतना इजी नहीं है कि आप कह दें कि उनके नेगेटिव के तौर पे कुछ भी, तो इसके पीछे पूरा रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। अब प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म आपको क्या क्या बता सकती है, कहते हैं प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म एनालाइज इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट इशू सच एज M&A, important leadership appointment, CEO pay, shareholder who would vote in the AGM, extraordinary meeting and court convened meeting. The recommendation provided by proxy advisory firm also concern the corporate governance related matter like the election of the board of directors, approval of equity based compensation programs, advisory approval of management compensation, acceptance of deposits. तो इन सभी मुद्दों के ऊपर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म अपना रिकमेंडेशन दे सकता है, और ये
लिस्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। वो तो आप जो भी चीज़ उनके पास लेके जाएंगे ऑब्वियसली उसके हिसाब से वो चीज़ अपनी फीस चार्ज करेंगे, कंसल्टेंसी फीस चार्ज करेंगे और आपको अपना सजेशन बता देंगे, रिकमेंडेशन बता देंगे। बट जो जनरली वो लोग देखते हैं वो यही है कि कोई मर्जर एमलगमेशन का एक प्रपोजल आया है कि जो कंपनी है उसको अपने कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज होना चाहिए, टेक ओवर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सीईओ जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे हैं कंपनी में क्योंकि इतना फ़ायदा नहीं है, बट उनकी सैलरी हर बार बढ़ती जा रही है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर जनरली प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स को एंगेज किया जाता है। बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, ये कुछ वो मैटर्स हैं जिनके ऊपर वो एडवाइस करते हैं। तो ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो इंडिया में पिछले 20 साल से हो, ऐसा नहीं है। हाँ, यूएस वगैरह में डेफिनेटली बहुत पुराना हो चुका है कंसेप्ट और शायद उसी का एक आप ऐसे कह सकते हैं स्टेंट है जो यहाँ तक पहुँचा है, जिसकी वजह से ये इंडिया और तमाम देशों में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। इंडिया में एक्चुअली इसकी ज़रूरत पड़ी जब सत्यम 2008 का जो स्कैम हुआ, कहने के लिए वो सत्यम स्कैम था बट उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि एक बेटर मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि चीज़ों पे नज़र रखी जा सके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ना ही सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ बट इस तरीके के प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया जाए जिससे कि वो भी अगर चाहें तो डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं और रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और फिर मानना नहीं मानना तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आई थिंक वहाँ से इसकी जो बात की जाए सत्यम स्कैम से इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मार्केट, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। तो कहते हैं the concept of proxy advisory firm emerged along with the rise of investment by institutional and foreign investors. This mechanism of voting evolved around the needs of society, and the proxy advisory firm came into picture that act as a third party consultant and provide expert advice and recommendation on whether to vote for or against a motion. The main aim of these firms is to provide counseling to the shareholders, but they can also be given the right to vote if they आर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द स्टॉक होल्डर्स। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म की बात सुन के, उनके रिकमेंडेशन को सुन के वोट कर सकते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन्वेस्टर्स ने अपना वोटिंग का राइट, वोटिंग को एक्सरसाइज करने का राइट प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को दिया है तो वो भी अलाउड है, वो भी किया जा सकता है, चाहे वो खुद वोट करे या वो ऑथराइज कर दे। क्योंकि अगर वो खुद भी वोट कर रहे हैं, वो कह तो वही रहे, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने कहा जी इस फलाने रेजोल्यूशन में आपने हाँ में बोलना है, वोट देना है हाँ में देना है या ना में देना है, तो इन्वेस्टर वही कर रहा है। तो आप कहते हैं या तो एक तरीका जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, दूसरा है कि ठीक है जब वही करना है जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म कह रही है तो उन्हें ही करना है, तो फिर हम अपना उतना टाइम भी क्यों लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या पहली अप्रोच सही है, आई एम जस्ट सेइंग कि ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये ऑप्शंस हैं जिसके जरिए काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। पहली प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म 2010 में इंडिया में बनी। द फर्स्ट प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म टू केम अप इन इंडिया वाज इन गवर्न रिसर्च सर्विस स्टार्टेड बाय श्री राम सुब्रमण्यम, जो कि जून 2010 में बनाई गई। और उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। बहुत सारी और फर्म्स जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विस, स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विस एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी और फर्म्स जो है इस डोमेन में आती गई और आज की डेट में ये आई थिंक ट्रिलियन बहुत बहुत बड़ी मार्केट जो है वो बन चुकी है। क्योंकि देखिए आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, आई डोंट नो कितना आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, पर आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में SIP देख लीजिए, शेयर्स की देख लीजिए, मतलब सेंसेक्स देख लीजिए, कहाँ का कहाँ चला गया। मतलब 60-70 हज़ार और कोविड का समय, और इस समय आप देखिए वो मतलब 72-73 हज़ार तक पहुँचने के कागार पे हो सकता है। जब तक आप ये देख रहे हो उससे भी आगे निकल जाए। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब बाहर से तो पैसा आ ही रहा है बट जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं, वो भी SIP में पैसा, अब म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है तो म्यूचुअल फंड वाले कहीं तो लगाएंगे ना पैसा, क्योंकि उन्हें रिटर्न देना है। अब म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स शायद आप देखते हैं कि आप स्टेबिलिटी भी देखते हैं, रिस्क भी देखते हैं आई थिंक, और रिटर्न तो देखते ही देखते हैं। वो आप कहते हैं मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो अच्छा रिटर्न के लिए वो पैसे अपने पास रख के तो रिटर्न आएगा नहीं, वो भी कहीं इन्वेस्ट तो करने ही पड़ेंगे। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो अब इंडियन मार्केट वो नहीं रही है जो आई थिंक आज से 5 साल पहले थी, वो बहुत बदल चुकी है और बहुत सारे नए लोग इसमें आ चुके हैं। स्पेशली कोविड के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि वो मजबूरी थी या उनकी हॉबी थी, बट उसके बाद आए हैं और जो पहले से चल रहे थे वो तो खैर आगे भी बढ़ रहे हैं और नए नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस दौर में जुड़ते जा रहे हैं।
बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के बारे में कि आखिरकार जितनी भी हमने बात करी एक्चुअली उसी का ये क्रक्स है, ये आखिरकार करती हैं। तो कहते हैं मेजर टास्क इज प्रॉक्सी एडवाइजरी दैट इज एडवाइजिंग ऑन द इंटरक्रेट मैटर्स ऑफ द कंपनी। इंटरक्रेट मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स, जैसे कि मैंने ऊपर बताया मर्जर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कंपनी ए जो है जिसके आप शेयर होल्डर हैं वो मर्ज होना चाहती है बी के साथ, तो क्या ये मर्जर होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए? या कंपनी ए जो है वो लेट्स से बी को टेक ओवर करना चाहती है, सिनेरियो नंबर सेकंड, होने देना चाहिए नहीं होने देना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर आप येस में बोलेंगे या आप नो में बोलेंगे, आप में मतलब हम कोई भी, तो हमारी बात ही मानी जाएगी। बट हम वोट किस में करें, वोट हमें एक्सेस डिसीजन क्या होगा वो तो मेजॉरिटी तय करेगी, बट हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरफ जाएगा ये हम तय कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे जिस तरफ लोग ऑब्वियसली ज्यादा होंगे वही डिसीजन आगे आएगा। They aid the shareholders in exercising their voting powers in the company in significant decisions like appointment of directors, changes in policies, ये बता चुका हूँ आपको। They provide a report that is basically a scorecard or rating of on the corporate governance of the entity। देखिए स्कोर कार्ड, अभी आप स्कूल की बात याद करें तो ग्रेडिंग सिस्टम अलग। अब तो देखिए इंडिया में इतनी स्टेट्स हैं और बहुत सारे बोर्ड्स चलते हैं, CBSE, ICSE, ये तो चलिए सेंट्रल हो गए, बट यूपी बोर्ड है, हरियाणा का अलग होगा, राजस्थान का अलग, तमाम अलग अलग है। तो ग्रेडिंग सिस्टम अगर चलता है उन बोर्ड्स के अंदर तो क्या होता है, ग्रेड्स मिलते हैं। अब ए शोज मान लीजिए 4 ही ग्रेड का ऑप्शन है, प्लस प्लस वाला हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं ABCD। तो मतलब A डिनोट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फॉलोड बाय B, फॉलोड बाय C और सबसे आखिरी में D, मतलब बहुत ही खराब है। ठीक है, अब मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट क्लास में होंगे कोई भी D ग्रेड तो नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे कि उनको A ही ग्रेड मिले। ऐसा ही होगा, भले पढ़ाई करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो, बट वो यही चाहेंगे। तो यही कंपनीज के साथ भी है कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म उनके बारे में कुछ कुछ लिखेगी, बताएगी, रिपोर्ट निकालेगी। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि हमारे बारे में कोई नेगेटिव बात फैले। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म का एक ये काम भी है कि वो रिकमेंडेशन दे, और वो जो रिकमेंडेशन दे वो न्यूट्रल होके दे। ये नहीं कि भाई मुझे ये कंपनी पसंद नहीं, इसके फाउंडर पसंद नहीं, तो मैंने डीमेरिट वाली बातें बता दी और अच्छी बातें छुपा ली। ये उनके रोल को, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के रोल को सूट नहीं करता। दे कंडक्ट ESG एनालिसिस। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में ESG के बारे में हमने काफ़ी बात करी। आई थिंक पूरा सब्जेक्ट ही उसी बात से इंस्पायर्ड है। They monitor risk and protect the interest of investors. They ensure participation of investor in corporate decision making. तो एक अकेला इन्वेस्टर जो शायद अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था, बट अभी बहुत सारे लोगों के साथ मिला तो वो जो ताकत थी अब वो अकेली नहीं रहेगी, अब वो ग्रुप एफर्ट्स बन गए, और ग्रुप एफर्ट्स के जरिए बहुत चीज़ें करी भी जा सकती है पॉजिटिव तौर पे और बिगाड़ी भी जा सकती हैं। आई थिंक उस पर्सपेक्टिव को, उस चीज़ को और फोर्स देना और पावर देना प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म का काम होता है। Now role of proxy advisory firm in corporate governance, तो कहते हैं these proxy advisory firm act as a shaping tool that helps in complying with the stringent corporate governance norms. Investors are driver of corporate governance and they are assisted by these proxy firms to understand the agenda of the company, to provide them with analysis of different proposal and voting decision of the company. तो जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है वो धीरे धीरे इस चीज़ में और एंटर कर रही है। जैसे कि आज आपको ये टॉपिक इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, पहले CS प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस में भी ये था, बट इतना एक्सटेंसिवली नहीं था। तो अभी इतना एक्सटेंसिवली पढ़ाया जा रहा है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसको पोषण किया जाएगा। तो अवेयरनेस जो है वो डेफिनेटली इसके बारे में बढ़ेगी, लोग और ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे, और ऑब्वियसली आई एम श्योर हर कोई चाहेगा कि उसका पैसा सेफ रहे। तो अगर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म और अच्छे डेटा हमारे सामने रख पाती है कि उन्होंने कैसे एक ख़राब डिसीजन जिस पे कंपनी वोट चाहती थी उसको कैसे सही तरीके से कन्वर्ट किया, कैसे सही तरीके से मैनेज किया, तो आने वाले दिनों में और लोगों का विश्वास प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म पे बढ़ेगा। आई थिंक ये अपने आप में, मुझे ऐसा लगता है, लिखा नहीं है, बट प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म एंड कंपनी अपने आप में दो पहलू हैं, मतलब ये दोनों साथ साथ शायद ही बढ़ें, क्योंकि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म अगर कंपनी की बुराई करेगी तो उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेवल कम होगा। तो क्या होगा, कंपनी नहीं ऐसा चाहेगी, कंपनी चाहेगी उसके बारे में अच्छी बात हो। और अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म बताएगी तो फिर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म को रखने का बहुत कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अच्छे के साथ साथ जो बुराई है,
जो डीमेरिट है, जो लैक्यूना है, अगर है तो वो पता चले। मतलब एज ए सेड जस्ट नाउ कि हमें न्यूट्रलिटी के ऊपर जो है वो ज़्यादा विश्वास है और उसी से पूरा, उसी के ऊपर आई थिंक ये कंसेप्ट पूरा बेस्ड है। Proxy advisors, through their recommendation, ensure efficient functioning of the company and good governance. Earlier, investors only acted in a passive members in the company, and as such, they were not able to analyze the pros and cons of the changes made in the organization, and this affected them adversely. But this whole situation has been transformed by these advisors, as now any matter that is against the interest of shareholder can be called out by them, and the same can be considered by the company.